वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा मेंस 2023 जो कि 30 अप्रैल 2023 को कंडक्ट हुआ है, उसकी आंसर की यहाँ पे देखेंगे। जिन जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया है और स्पेशली हमारे पेड मेंबर्स जिन्होंने 1 दरोगा 2023 के लिए हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर रखा था, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से अवश्य दें कि किस प्रकार हमारे कंटेंट से आपको हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन वहाँ से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिले थे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि यूपी पीसीएस 2024 जो कि नेक्स्ट ईयर होगा और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम जो कि जून में प्रस्तावित है, उसके लिए हमारे पेड ग्रुप ऑलरेडी रनिंग है। आप 8564880530 या फिर 9696066089 जो कि हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इसका उद्देश्य क्या नहीं था, तो बहुत ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को हमें पढ़ना था और ऑप्शन को भी, क्योंकि जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब का सब आपको ऑब्जेक्टिव की लिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन एक कीवर्ड की वजह से एक ऑप्शन गलत होना था जो कि है इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट दी ऑप्शनल नेशनल नीड, जबकि इसेंशियल नेशनल नीड की बात वहाँ पे हो रही थी, तो इस वजह से ये यहाँ पे गलत है। बाकी सारे पॉइंट यहाँ पे सही है कि किस तरीके से राजस्थान में डेजर्ट एरिया को चेक करना था, किस तरीके से अलग अलग जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको किस तरीके से ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए उपलब्ध कराना था, वो सब ऑब्जेक्टिव हैं। अगला है इसी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के हिसाब से देश भर में जितना भी एरिया है उसका कितना पोर्शन फॉरेस्ट या ट्री कवर से ढका हुआ होना चाहिए, तो 33.3%, जिसे हम 1/3 भी बोलते हैं, वो यहाँ पे होगा डी। भारत में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब अपनाई गई थी? 19 अक्टूबर 1894 को। अगर आपसे पूछते स्वतंत्र भारत में पहली बार कब अपनाई गई तो 1952 होता उस सूरत में। नेक्स्ट है कि किस टाइप की मिट्टी में आप गेहूं यानी कि वीट उगा सकते हो, तो लोमी में भी और इवन लेटराइट में भी उगा सकते हो, लेकिन सैंडी सॉइल या पोर्टजोल में काम नहीं चलेगा। बी यहाँ से सही है। उसके बाद है सेकंड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जिसकी ड्यूरेशन 2002 से 2016 तक थी। कब शुरू किया गया था? ऑब्वियसली 2002 में, इसका होगा बी। उसके बाद है थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जिसकी ड्यूरेशन 2017 से 2031 है। कौन सी अप्रोच इसमें अपनाई गई थी? तो लैंडस्केप अप्रोच यहाँ से एकदम सही है। ये जितने भी सवाल हैं डायरेक्टली आपको हमारे कंटेंट में मिल सकते थे। जिन्होंने कंटेंट से प्रिपरेशन करी होगी वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में खुद ही बता सकते हैं। 7वां नंबर यहाँ से है थर्ड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में टोटल कितने दीम्स हैं? तो टोटल 17 दीम है, बी। 5 से आपको कंफ्यूज नहीं होना था, 5 उसमें कंपोनेंट हैं। अगला क्वेश्चन बीसी रिगार्डिंग है थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 2031 के बारे में कौन सा सही है ये बताइए। सबसे पहला है कि ये तीसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, हमने सवाल शुरू होने से पहले ही बता रखा था, ये तो खैर सही होगा। इसके 10 कंपोनेंट हैं क्या? तो जी नहीं, 5 हैं, तो पहला केवल यहाँ से सही है, ए। 9 नंबर बात करेंगे नेशनल पार्क और स्टेट को मिलाइए। बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है ना सिर्फ 1 दरोगा में बल्कि यूपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं, पीसीएस प्री आरओ एसीएफ, सब में इस टाइप का एक आता ही आता है और सबको आप याद करें, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। चलते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। हमको ये मालूम है कि सरिस्का राजस्थान में है, तो सी का 2 सिर्फ यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है, तो बस बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा यहाँ पे नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो दचीगाम श्रीनगर में है। हमको अगर सिर्फ इतना पता होता तो बाकी पे हम नहीं जाते, ये सोचने के लिए कि कौन सा हिमाचल प्रदेश में है। डी यहाँ से सही है। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संगाई डियर के लिए प्रसिद्ध है? तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में न्यूज़ भी आती रहती है कि भाई ये एकमात्र पहला भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे इस टाइप के डियर आखिरी बार देखने के लिए मिले थे। अब आप कमेंट में ये बताइए कि ये कौन से राज्य में है नेशनल पार्क। इसके बाद हमारे करंट अफेयर से ये रिलेटेड है, किस नेशनल पार्क में चीते छोड़े गए थे अभी हाल ही में? तो कूनो में बहुत ये न्यूज़ में रहा था ये विषय जो है, डी यहाँ से सही है। कूनो कहाँ पे है आप ये बता दीजिए कमेंट में। 13 नंबर है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के हिसाब से कौन सी एक्टिविटी परमिटेड नहीं है भारत सरकार की परमिशन के बिना? तो इस वाले एक्ट के हिसाब से ना तो आप प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर इनफैक्ट रिजर्व एरिया के अंदर घुस सकते हो, ना अपने जानवर छोड़ सकते हो, ना किसी को मार सकते हो, तो कुछ नहीं कर सकते हो। डी यहाँ से सही है। बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो ये असम में है, ये यहाँ से बिल्कुल सही है। 15 नंबर है प्रोजेक्ट टाइगर के हिसाब से जो ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको किस सरकार का संरक्षण मिला हुआ है भारत सरकार के अलावा? तो ऑब्वियसली वहीं का मिलेगा जहाँ की ये है, मध्य प्रदेश। नियरेस्ट जिला छतरपुर पड़ता है, जो लोग वहाँ से होंगे वो जानते होंगे। उसके बाद 16 नंबर आपको मिलाना है बायोस्फीयर रिजर्व और रिलेटेड राज्य, तो सब याद हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये अगर पता होता कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है तो आप सी का 1 ढूंढते हैं। यहाँ पे हमने ढूंढ लिया, सी को टिक किया और आगे बढ़े। अगर आपको ये भी पता होता कि मानस कहाँ पे है, असम में, तो भी आप जा सकते थे, लेकिन बी में 3, 2 में मामला फंसता। इको सेंसिटिव जोन का जो एरिया है वो शुरू से लेकर अगले कितने किलोमीटर तक का हो सकता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2002 के हिसाब से? तो 10 किलोमीटर, सी यहाँ से सही है। सारी डिटेल आपको हमारे कंटेंट में आराम से मिल सकती थी। खैर यहाँ पे देखते हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क का जो इको सेंसिटिव जोन है वो किस राज्य में है? तो ऑब्वियसली उसी राज्य में होगा जहाँ वो एरिया स्थित है ना हमारा नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़। नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड जो हम इको सेंसिटिव जोन बनाते हैं वो किस पर्पस के लिए होता है? ताकि वो शॉक एब्जॉर्बर की तरीके से एक्ट कर सके, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है सबको एब्जॉर्ब कर सके, जिस तरीके से गाड़ी में शॉकर होते हैं।
तो उसका हो जाएगा ए। उसके बाद हमें बात करनी है कि गिवन स्टेटमेंट में कौन से सही हैं। तो इको सेंसिटिव क्या होते हैं? ट्रांजिशन जोन, कि आप हाई प्रोटेक्टेड एरिया पे हो, उसके बाद जैसे जैसे आगे जाते जाओगे प्रोटेक्शन का लेवल कम होता जाएगा। अब अगला है कि इको सेंसिटिव जोन के अंदर खेती किसानी या फिर बागवानी सब कुछ बैन है, जबकि ऐसा नहीं है, सब परमिटेड है। तो दो जहाँ पे है वो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि ये। अब तीसरा देखते हैं कि इको सेंसिटिव जोन में जंगल का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता और ना ही ऐसा हो सकता है कि हाथी या शेर चीते सब इंसानों को मार रहे हैं, फिर इंसान उनका शिकार कर रहे हैं, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये सब नहीं हो सकता। तो ये भी सही है, 1 और 3 आर करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये यहाँ पे एकदम सही है। आप इसकी लोकेशन बताइए और साथ में ये भी बताइए कि स्मॉलेस्ट अगर पूछते तब क्या होता। 22 नंबर में है कि कौन सा एलिफेंट रिजर्व जो है वो केरल में नहीं है? तो मयूरभंज देखते ही आंखों में चमक आनी थी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये उड़ीसा में है, तो बस यहाँ से सही हो गया। फिर 23 नंबर है कि अगस्त 2022 में वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में कहीं पे सेलिब्रेट किया गया था, उस लोकेशन का नाम बताइए। तो पेरियार केरल, डी। 24 नंबर में आपको फिर से टाइगर रिजर्व और राज्यों को मिलाना है, तो फिर से हम करेंगे एलिमिनेशन। हमको ये पता है कि रानीपुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, तो सी का 1 मिलाना है। सी का 1 एक इधर है, एक इधर है, बाकी दो तो हमने एटलीस्ट हटा ही लिए। उसके बाद हमको ये भी पता है कि सतपुरा मध्य प्रदेश में है, तो बी का 4 चेक करना है। तो बी का 4 इधर नहीं है, तो बस एक ही बच गया, सी। उसके बाद है कि इकोटोन का क्या मतलब है? तो जब तक आप परिभाषा नहीं पढ़िएगा आप सही नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा ट्रांजिशन जिसमें एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के जाने के जो बीच में पड़ता है, यही तो इकोटोन है। ये कम्युनिटी 1, ये 2, डी यहाँ से एकदम सही है। 26 नंबर है कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, नेचर का बैलेंस बिगड़ सकता है? तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में एक नई स्पीसीज डाल दो जो कि बाकी स्पीसीज के लिए हानिकारक हो, तब जाके बिगड़ जाएगा मामला, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज जो कि वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट थी उसको वहाँ से निकाल दोगे तो भी यही परिणाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 27 नंबर, कौन सी ऐसी फूड चेन है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से चालू होती है? बाकी फूड चेन आप देखते हैं यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन ये वाली यहाँ से चालू होगी, इसका नाम है डेट्रिटस फूड चेन, अपरद खाद्य श्रृंखला। फिर 28 नंबर है प्रेरीज और स्टेपीज क्या है? तो ऑब्वियसली ये ग्रास लैंड है। हम इनकी लोकेशन नॉर्मली याद करते हैं कि कौन सी कहाँ है। फॉरेस्ट एक्ट 1927 के सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सारे सेक्शन हमारे कंटेंट में दिए हुए थे। कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की पावर्स से संबंधित प्रावधान है? तो सेक्शन 8 में, बी। उसके बाद 30 नंबर है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के रिकॉर्ड से संबंधित बात की गई है? तो सेक्शन 13 में। उसके बाद है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के हिसाब से फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है? तो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 4, बी। उसके बाद 32 देखते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 12 के हिसाब से इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसको ध्यान में रखते हुए किसी जंगल का जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा वो अपनी परमिशन दे देगा लिखित में कि भाई आप जो है इस वाली स्पीशीज़ का या फिर इस वाले वन्य जीव का आप शिकार कर सकते हो। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आपको उसकी खाल चाहिए या फिर उसका कोई सैंपल चाहिए तब शिकार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बी। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से डायरेक्टली देखने को भी मिले हैं, जैसे 33 नंबर COP27 इजिप्ट में हुआ था, बी यहाँ से सही है। फिर कुछ डेली जो कि हम चीज़ें कवर करते हैं करंट अफेयर स्टैटिक में, ये उससे है। 2030 तक UN के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ग्लोबल वार्मिंग की लिमिट को कितना निर्धारित किया है? 1.5 डिग्री। 0 अपन कर नहीं सकते लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं, सी। अब यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस। अगर आपको ये पता हो कि किन 2 देशों ने इसकी शुरुआत की है, तो एक सेनेगल, दूसरा स्पेन। सेनेगल दिया है तो दूसरा बच गया स्पेन, सी। उसके बाद 36 नंबर में कौन से स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। सबसे पहला है कि COP27 के दौरान इंडिया ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी प्रस्तुत की है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, ये एकदम सही है। COP26 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी यानी ऐसी बिजली जो कि कोयले जलाने से ना बनती हो उसकी क्षमता 500 गीगावाट निर्धारित की थी, जबकि यहाँ पे 250 दिया है, ये गलत है। उसके बाद है कि मिशन लाइफ की शुरुआत भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही की है, जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने से रिलेटेड है, अगर आपको क्लाइमेट चेंज मिनिमाइज़ करना है तो। ये भी सही है, तो गलत कौन सा हुआ? सिर्फ दूसरे वाला, बी। अब यहाँ 37 नंबर में आयोग की तरफ से एक गलती हुई है। ये तो इन्होंने सही पूछा है कि भाई कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें कार्बन को एक व्यापार करने की वस्तु के रूप में बताया गया था, तो क्योटो, लेकिन वो 97 में साइन हुआ था ना कि 27 में, सी यहाँ से सही है अगर इसको 97 कंसिडर कर लें तो। फिर उसके बाद एक और करंट अफेयर से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल है कि साल 2022 में एक बिल आया था लोकसभा की टेबल पर, और ये हमसे पूछा हुआ है कि इस बिल का पर्पस इनमें से किस एक्ट को अमेंड करना था ताकि कार्बन क्रेडिट को शामिल किया जा सके? तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है इसको अमेंड करना था, बी। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आखिर कब आया था ये आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद 39 नंबर है कि भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री कौन सी है? तो वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन सॉरी इसका नाम है CRI, ये सी। 40 अलग क्वेश्चन है। कार्बन क्रेडिट से एक रिलेटेड एक एक्रोनिम है VER, इसका मतलब क्या है? तो इसके 2 मतलब होते हैं, एक वेरीफाइड एमिशन रिडक्शन और दूसरा वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन, दूसरा वाला दिया है बी में। नेक्स्ट है 41 नंबर, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं? अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा देंगे तो मिट्टी में पकड़ बनाए रखेंगे वो और मिट्टी को बहने से रोक देंगे, तो अफॉरेस्टेशन सही है।
बाकी आप घास ज़्यादा चरा लेंगे तो और आसानी से मिट्टी उखड़ेगी। बर्ड पॉपुलेशन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन को। 42 नंबर भी कुछ पहले वाले का ही सवाल है, उसी तरीके का। एफॉरेस्टेशन किस लिए ज़रूरी है? ऑब्वियसली सॉइल कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि सॉइल इरोजन खुद ही इतना हो रहा है, हम क्यों अलग से कराएंगे। सी। उसके बाद 43 नंबर है कि कौन सी ऐसी कृषि पद्धति है जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है? तो वो है शिफ्टिंग। जंगल है, पेड़ पौधे काट डाले, खेती की, मिट्टी खराब हो गई, दूसरी जगह चले गए यही काम करने के लिए, तो जो पहली वाली जगह है वहाँ पे मिट्टी उखड़ गई। बी। उसके बाद है शीट इरोजन किस वजह से होता है? तो हैवी रेनफॉल की वजह से, क्योंकि भारी बारिश आई और मिट्टी उखड़ गई, बस इतनी सी तो बात है। 45 नंबर में यूएन के हिसाब से एग्रो फॉरेस्ट्री के कितने सिस्टम होते हैं? तो 3। FAO का क्या मतलब है? उसके बाद है फॉरेस्ट्री के हिसाब से FAO का फुल फॉर्म क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली। उसके बाद 47 नंबर है, जो हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी आज़ादी के बाद में, उसका संबंध किससे था? तो HYV, यानी ऐसे ऐसे बीज अमेरिका से मंगवाए गए थे जो तुरंत तुरंत उग सके, प्रोसेस हो सके और देशवासियों को अनाज मिल सके। सी। उसके बाद है 48, जिसमें कहा गया है कि झूमिंग कल्टीवेशन यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसके अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग रीजन में। तो बेवर या दहिया कहाँ पे नाम चलता है इसका? तो मध्य प्रदेश में। फिर है 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर का जो पद है वो किस धारा में शामिल किया गया है? तो सेक्शन 4 में। उसके बाद 50 नंबर है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें ट्राइबल एरिया में जितने भी ST लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, वो जंगल से बाहर नहीं निकलते हैं, वहाँ पे जो भी उगता है वही खाते हैं, वहीं रहते हैं, ऐसे लोगों के संरक्षण के संबंध में कौन सा एक्ट बनाया गया है? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम 2006। इसके बाद 51 नंबर है कि फॉरेस्ट सेटलमेंट विंग की कौन सी एक्टिविटी है इसमें से? तो जितने भी फॉरेस्ट एरिया है उनके ब्लॉक बनाना, और एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाउंड्री और संबंधित खंभे लगाने पड़ेंगे, जो कि सी में गिवन है, तो वो एक उद्देश्य है। बाकी फॉरेस्ट गार्ड का अपॉइंटमेंट वो क्यों करेंगे? वो आयोग किस बात का एग्जाम लेगा? तो वो केरला की बात हो गई। 52 नंबर की अगर बात करें हम, तो कौन सा ऐसा पोर्टल है जिसका संबंध जमीन के रिकॉर्ड के मेंटेनेंस से है? तो ऑब्वियसली ई धरती, बाकी ई नाम तो नहीं होगा क्योंकि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट तो प्रोडक्ट के खरीदने के संबंध में उसमें है। कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें फॉरेस्ट म्यूटेशन की बात की गई है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। फिर है यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई फॉरेस्ट ज़मीन है उसको आप नॉन फॉरेस्ट यूजेस के लिए, जैसे कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके लिए यूज़ करना है, तो फाइनल परमिशन कौन देगा? तो ऑब्वियसली हमारे देश का जो पर्यावरण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये देगा। सी। उसके बाद है कि अगर आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी है कि अगर फॉरेस्ट वाली ज़मीन को नॉन फॉरेस्ट यूज़ आप करना चाहते हो, तो कौन सी सरकार, इनफैक्ट कौन सी शर्त ऐसी है जो कि केंद्र सरकार आपके सामने रखती है? कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की, जितना जंगल आप काटोगे अपने यूज़ करने के चक्कर में उसकी भरपाई कहाँ से करोगे, ये सरकार आपसे पूछेगी। सी। उसके बाद 56 नंबर है कि साल 2019 में FSI का जो फॉरेस्ट फायर अलार्म था उसका कौन सा वर्जन लाया गया था? तो 3.0, इसका मतलब हुआ तीसरा। सी। इसके बाद 57 नंबर में बात की गई है कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसका नाम है फॉरेस्ट फायर एंड प्रिवेंशन मैनेजमेंट। इसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? तो ऑब्वियसली लोगों को जागरूक करना कि किस प्रकार वो जंगलों की आग को कम कर सकते हैं और अलग अलग राज्यों की मदद करना इस संबंध में। सी। ये लॉन्ग टर्म है, बाकी शॉर्ट टर्म तो काफ़ी सारे हैं कि लोकल लोगों को इंकरेज कर दो, कैंपेन चला दो, वो सब शॉर्ट टर्म है। फिर उसके बाद 58 नंबर है कि कौन कौन से 2 ऐसे सैटेलाइट हैं जो कि जलती हुई आग से थर्मल एमिशन को डिटेक्ट कर लेते हैं? एक तो मोदीस है जो कि काफ़ी चर्चा में था, और दूसरा है NOAA 1 and 2 A। उसके बाद 59 नंबर डायरेक्ट हमारे कंटेंट से है कि कौन से ऐसे टाइप की आग है जिसको कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है? तो ये क्राउन फायर है, A। 60 नंबर में आपको मैच कराना है अलग अलग पौधों और उसके साइंटिफिक नेम से, तो सारे का याद ना हो कोई बात नहीं। बैम्बू का याद करना हम लोग ने काफ़ी रिकमेंड किया था, इसका है फाइलोकिस एडुलिस, ठीक, फाइलोस्टैचिस एडुलिस, ये 4 से मैच करेगा, तो A का 4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, ये गोखरू, अगर ये भी जानते हैं तो A4B1, बस इतने से काम चल जाएगा। इसके बाद 61 नंबर कि ये जो वन धन योजना है इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर का जो ट्राइफेड आता है वो करता है। सी। लाख किसके द्वारा निकाला जाता है? तो इंसेक्ट जो है, कीटाणु, इनफैक्ट कीड़े, वो रिलीज करते हैं इसे। 63 नंबर में है कि कौन सा ऐसा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो कप और प्लेट, यानी कि जो दोने आप लेते हैं ना समोसे वगैरह खाने के लिए, तो वो जिस पत्तों से बना होता है उस पत्ते का नाम पूछा है, माहुल लीव्स, बी। फिर उसके बाद 64 नंबर है कि भारत की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन मिला हुआ है वो कौन सी है? NCCF, A। इसके बाद FSC का फुल फॉर्म पूछा है, ऑब्वियसली फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, B। 66 नंबर में है प्रोग्राम फॉर द इंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये जेनेवा होगा स्विट्जरलैंड में, ये नहीं होगा, इट्स डी। फिर उसके बाद 67 नंबर है कि FSC सर्टिफिकेशन किसको नहीं मिला हुआ होता है? चेन ऑफ कस्टडी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप, ये उसकी कैटेगरी है, लेकिन कंट्रोल्ड वुड नहीं है, ये अलग चीज़ है। उसके बाद 68 नंबर में पूछा हुआ है कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, आप देखते हैं कि असम और मेघालय साइड जो रेलवे ट्रैक होती है उधर हाथी आ जाते हैं और वो ट्रेन का शिकार बन जाते हैं, और कहीं कहीं पे मानव आबादी में हाथी घुस जाते हैं और डैमेज करते हैं। तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो?
इंसान जो होते हैं उन्हें जागरूक कर दो कि भाई हाथी रहते हैं वहाँ खतरनाक है, मत जाना, वो दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन हाथी को तो ऐसे नहीं समझाया जा सकता ना, उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। पहली चीज़ ये, इधर हाथी रहते हैं इधर हम रहते हैं, तो इधर बैरियर लगा दो, या फिर इधर वैसी चीज़ें लगा दो जिससे हाथी को एलर्जी हो, रिपेलेंट मेथड। और दूसरा डेटरेंट मेथड की करंट लगा दो, जिससे एक बार करंट लग जाए तो दोबारा कोई आए ना हाथी। तो तीनों सही है, 1 2 3। इसके बाद है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने का कौन सा एक तरीका संभव है। सारे जीवों को मार दो, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, और मारने जाओगे तो तरह तरह के हमारे देश में कानून है, उसका शिकार हो जाओगे। जंगल से सबको चिड़ियाघर में ले आना, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में किसी ने सारस को पाला अच्छे से रखा, फिर भी वो प्रोसिक्यूट हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई हमारी तरफ आए तो उसको सेल्फ डिफेंस में मार दो, लेकिन कितनों को मारोगे, ये भी प्रैक्टिकली नहीं सही है। स्ट्रोब लाइट का उपयोग करना, क्योंकि स्ट्रोब लाइट से ये लोग चिढ़ते हैं और हमारे एरिया में नहीं आएंगे, ये सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किन वजहों से चर्चा में रहा है। ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट के लिए 2018 से 22 के बीच में ईयर वाइज आंकड़े आए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि टाइगर के हमले की वजह से वहाँ पे कितने लोग घायल हुए और कितनों की मृत्यु हुई, तो टाइगर यहाँ पे सही होगा। IUCN के हिसाब से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के। सी, एक फॉरेस्टर जो हमारा वनपाल या वन दरोगा होता है, उसकी रिपोर्टिंग किसको होती है, RFO को। सी। अगला क्वेश्चन है वन दरोगा के काम के संबंध में कि कौन सा इसका काम है, तो उसको जो भी बीट असाइन है, जो भी उसको एरिया असाइन है, उसमें कोई बाहरी व्यक्ति एंट्री ना मारे, ये लिखा है पहले में, तो ये तो है बिल्कुल। उसके बाद है कि जितने भी जानवर या पक्षी वहाँ पे घायल होंगे सबको मेडिकल एड प्रोवाइड करना, पट्टी अट्टी बांधना उनको, ये सब आता है उसके कर्तव्य में, लोग माने चाहे नहीं। अब अगला है कि फॉरेस्ट प्रॉपर्टी जो भी उसको असाइन है तो उसका नेचर और सारा नॉलेज उसको होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि वो बीट लेवल पर काम करता है, जैसे यूपी पुलिस का एक दरोगा अपने थाना क्षेत्र में। सारे जंगल की प्रॉपर्टी की उसको नॉलेज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो 1 और 2 यहाँ से सही है, बी। इसके बाद 74 नंबर है, फॉरेस्टर यानी वन दरोगा जो होते हैं उनका कौन सा एक काम नहीं है। तो फॉरेस्ट गार्ड जो उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, यानी जो वन के सिपाही होते हैं, वो किस तरीके से कौन कौन ड्यूटी पे है, कौन नहीं है, कौन छुट्टी पे है, सबका रिकॉर्ड रखना और साथ में सबकी तैनाती करना, और कोई मामला हो तो उसका प्राइमा फेसाई देखने के लिए भेजना, ये तो है बिल्कुल। उसके बाद है कि अगर कोई मामला या फिर कोई अपराध वहाँ पे हुआ है वन अधिनियम के अंतर्गत, तो वहाँ पे FIR लॉन्च करना और तुरंत जो है RFO को भेज देना। तो RFO को FIR नहीं भेजी जाती है, RFO को क्या चीज़ भेजी जाती है वो आपको बता दें। पहली बात तो FIR होगी, फिर उस पर जाँच होगी, फिर चार्जशीट बनेगी, फिर वो चार्जशीट आखिरी में RFO के पास जाएगी और वो साइन करेगा, और बाकी उसके साइन होने के बाद में न्यायालय ये दरोगा ही भेज देगा। ऐसा वो नहीं करता कि FIR लॉन्च करते ही भेज देता है, तो ये चीज़ यहाँ से गलत है। उसके बाद है कि वॉकी टॉकी से अपना पूरा नेटवर्क बनाना, सिपाहियों से जायजा लेते रहना कि क्या चल रहा है, अगर कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाना, ये सही है। ये गलत है तो वही अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी भी फॉरेस्ट के अंदर जो हमारा वन रक्षक है वो किस लेवल पर काम करता है, बीट लेवल पर। उसके बाद यहाँ पे 76 नंबर है कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि सरकार के द्वारा एफॉरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने के उद्देश्य से इंप्लीमेंट की गई है। तो पहला तो है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ये बिल्कुल होगा। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, ये भी सही है। लेकिन फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, इसका उद्देश्य जंगल की आग को रोकना है, ना कि नए नए जंगल उगाना। तो पहले दोनों सही है, मतलब है। इसके बाद है कि बीज को फाइनली मिट्टी में डालने से पहले हम ऐसी कौन सी व्यवस्था करें ताकि एक्सट्रीम मॉइस्ट कंडीशन हो, जुलाई अगस्त का महीना हो लेकिन फिर भी बीज अंकुरित हो जाए। तो सीड प्राइमिंग करना पड़ेगा। अगर आप सीड कोटिंग करते हो तब ये उस सिचुएशन में काम आएगा जब सूखा हो रखा हो, लेकिन यहाँ पे तो मॉइस्चर ज़्यादा है ना, तो सीड प्राइमिंग करना पड़ेगा, बी। उसके बाद यहाँ पे 78 नंबर है कि सीड फोर्टिफिकेशन में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्वियसली आप उसको फोर्टिफाई इस वजह से कर रहे हो ताकि उसमें ऐसी चीज़ें आप इंसर्ट कर सको जो कि आपको चाहिए अपने खुद के रिजल्ट में। आप उसके लिए कुछ एंजाइम या केमिकल सोल्यूशन में आप उसको डालोगे ताकि जितने समय में आपको फसल चाहिए उतने समय में वो बीज अंकुरित हो जाए, सी। उसके बाद 79 नंबर में है कि आप जो जंगल में कैंची लेकर के बड़ी सी ये जो तने यानी पेड़ काट देते हो ना, छोटी छोटी पत्तियाँ, तो उस चीज़ को कहते क्या है, प्रूनिंग यानी छटाई कहते हैं। 80 नंबर में है कि वन को ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, किन वजहों से? पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करते हैं, बिल्कुल सही है। सॉइल इरोजन कम करते हैं, जाहिर है। बाढ़ कम करते हैं क्योंकि मिट्टी उखड़ेगी नहीं तो शहर तक पानी पहुंचेगा नहीं। लेकिन पेस्ट कंट्रोल, आप जानते हैं कि जब आप जंगल में जाएंगे तो इतने कीड़े मिलेंगे कि वो बिना जंगल वाले एरिया में नहीं मिलेंगे, जबकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है कि कीड़े की संख्या को कम करते हैं जंगल, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ 1 3 4 बी। उसके बाद है कि हमारे अर्थ का जितना भी टोटल एरिया है उसका कितना पोर्शन जंगल घेरे हुए हैं, तो 1/3, सी। 82 नंबर है कि हमारे यहाँ पे जितना भी फ्रेश वाटर उपलब्ध है उसका कितना % फॉरेस्ट वाटरशेड और वेटलैंड से आता है, 80%। उसके बाद है TX2 पुरस्कार। इस संबंध में आप इनकरेक्ट यानी गलत ऑप्शन चुनिए। तो इसकी 2 कैटेगरी होती है, टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड और TX2, सही है। इस अवार्ड की शुरुआत 13 टाइगर रेंज कंट्री ने ज़रूर की थी, लेकिन 2020 में नहीं, 2010 में, इसलिए ये गलत है और यही हमारा आंसर भी है। इसका गोल क्या है, ताकि देश को मोटिवेशन मिले कि उनको दिए गए समय में टाइगर की संख्या को डबल करना है, ये भी सही है। ये वाला अवार्ड 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में जो कि स्थित है उसे मिला था, ये भी सही है। 84 नंबर है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो चिपकू मूवमेंट हुआ था साल 1973 में,
वो कहाँ पे हुआ था, तो आपको ये बता दें कि आज की डेट में वो जगह भले ही उत्तराखंड में है, लेकिन सन 73 की बात है और उस समय उत्तराखंड था नहीं, तो उत्तर प्रदेश माना जाएगा। इसके बाद हिप्पो का फुल फॉर्म बताना है हमें। तो H फॉर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, I फॉर इन्वेजन स्पीसीज, P फॉर पॉपुलेशन, अनदर P फॉर पॉपुलेशन, प्रीवियस P वॉज फॉर पॉल्यूशन एंड O फॉर ओवर हार्वेस्टिंग। तो B यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला काफ़ी आसान सा 86 नंबर, रेड डेटा बुक कौन रिलीज़ करता है, तो IUCN B। 87 भी बहुत ही आसान है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 73 में B। अगली चीज़ है कि माइक यानी मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ये वाली साइट हमारे पास दे रखी है, कौन सी उनमें से एक नहीं है, तो काजीरंगा नहीं है, बाकी तीनों हैं D। टोटल कितनी ऐसी साइट है, क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 89 नंबर में कि इनमें से कौन सा ऐसा कानून है जिसका मकसद ये नहीं था कि आपको फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है, तो ऑब्वियसली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के समय में बना था और अंग्रेज़ों को बिल्कुल भी ये नहीं पड़ी थी कि हम जंगलों का कंजर्वेशन करें, उनको ये पड़ी थी कि जंगल में जो भी चीज़ें उनके मतलब की हैं उनसे रेवेन्यू कितना जनरेट हो सके। B। अगली चीज़ है कि इनमें से कौन सा एक्ट है जिसका उद्देश्य फॉरेस्ट, उनके प्रोड्यूस और जितनी भी वहाँ से चीज़ें निकल करके आती हैं उनमें ड्यूटी किस प्रकार लगाई जा सके, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक 89 नंबर जैसा ही एक सवाल था। अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनमें से कौन सा ऐसा अधिकरण है जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बार्ले और रागी के ऊपर MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिकमेंड करें। तो ये अप्रूव कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये सही है, लेकिन रिकमेंड कौन करता है, रिकमेंड करता है CACP। अब वो तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हो गया। उसके बाद 92 नंबर में कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से साल 2021 में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर की वजह से GDP में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ था, 16.8% B। अगला भी आसान सा है, तो 93 नंबर की FSI रिपोर्ट किस मिनिस्ट्री द्वारा जारी की जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज B। 94 नंबर में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर जो जंगल होते हैं वो क्या चीज़ नहीं करते हैं, तो जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है, भोजन, टिम्बर, रेजिन, पाउडर, रबर, गम सब मिलता है, मेडिसिन भी इवन, लेकिन पॉलीथीन नहीं मिलती, उस वजह से C यहाँ से सही हो जाएगा। फिर 95 नंबर है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ये कौन है, तो रामदेव मिश्रा जी हैं D। 96 नंबर में है कि आप इसमें से गलत बताइए, एक तरफ है इकोसिस्टम और दूसरा है कि किस प्रकार का वो इकोसिस्टम है। पंपास ग्रासलैंड है, बिल्कुल सही है। रिवर लोक्टिक इकोसिस्टम वहाँ पे होता है, ये भी सही है। ड्राउन रिवर वैली एस्चुरिन, नदी घाटी जो समुद्र में गिर रही हो, एकदम डूब रही हो, वो एस्चुरिन बनाती है, लेकिन चैपरल यहाँ से गलत होना चाहिए क्योंकि वो कोई इकोसिस्टम है नहीं, वो बायोम है। उसके बाद 97 नंबर में है कि किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी इकोसिस्टम में कितनी ज़्यादा संख्या में स्पीसीज हैं, तो अल्फा में हम ऐसा कर सकते हैं A। इसके बाद 16 फॉरेस्ट किस टाइप का इकोसिस्टम है, कहाँ पे ये पाया जाता है, तो वेस्टर्न घाट की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं उधर पाया जाता है, यानी हाई एल्टीट्यूड रीजन B। उसके बाद है कि भारत की कितनी जनसंख्या ऐसी है जो अभी भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, तो 64 पॉइंट समथिंग है, अगर इसको लगभग 66 मान लें तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 C। इसके बाद 100 नंबर में रबी फसल कौन सी है, तो जितने भी चना, गेहूँ ये सब होते हैं ये रबी में आते हैं, तो चना ऑप्शन में C में गिवन है।